सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको अव्यय के बारे में या अविकारी शब्दों के बारे में बताया था। उनके भेद नाम गिनवाए गए थे। उसी के बारे में आज विस्तार पूर्वक ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए झट से एक बार हम पता कर लेते हैं कि अव्यय कहते किसको हैं। पता तो क्या करना है, बताया गया था आपको, एक बार दोहरा लेते हैं कि अव्यय अथवा अविकारी शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष या कारक इत्यादि के कारण कभी भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता अथवा कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें हम अविकारी या अव्यय कहते हैं। इनके भेद बताते हुए मैंने आपको पहला भेद बताया था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जिसे हम अंग्रेजी में एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो क्रिया विशेषण पर ही है। इसे हम विस्तार में समझेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्रिया विशेषण क्या है, इसकी पहचान कैसे होती है, इसके भेद कौन से होते हैं इत्यादि। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? बेटा, नाम से ही स्पष्ट है। इसमें दो शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, क्रिया और विशेषण। आप लोगों ने क्रिया के बारे में तो पहले भी जाना है ना। जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो अब हमने क्रिया के आगे मतलब उसके बाद एक और शब्द जोड़ दिया, विशेषण, जिससे मिलकर बना क्रिया विशेषण। अगर आप शब्दों को तोड़ तोड़ कर देखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आधी समस्या स्वतः हल हो जाती है। यहाँ पर भी आप पा रहे होंगे कि अब मैं क्रिया के आगे विशेषण जोड़ रही हूँ। हमने क्रिया पढ़ ली, हमने विशेषण भी पढ़ा है ना। तो विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो मैंने दोनों जोड़ दिए, क्रिया और विशेषण। बिल्कुल ठीक। ऐसे शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं, उनके विषय में, या मैंने आपको पुराने वीडियोस में जब क्रिया करवाया था तो ये बात बताई थी कि हमेशा याद रखिएगा कि विशेषता से अर्थ यहाँ पर केवल अच्छी बातों से या गुणों से नहीं होता, अपितु अवगुणों या जिसे आप कह सकते हैं कि वो उसके बारे में बुरी बात बता रहा है, तो उसको भी हम लेते हैं, है ना। तो उनके बारे में जो बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि क्रिया विशेषण जो है वह अव्यय या अविकारी की श्रेणी में आता है। तो हमें यह भी जान लेना चाहिए कि क्रिया विशेषण अव्यय हैं, अर्थात इन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता। ये सदैव ऐसे ही समान जो मूल रूप है उसी को बनाए रखते हैं। आगे चलते हैं कि क्रिया विशेषण के भेद कौन से हैं। बच्चों, क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद माने गए हैं। तो चलिए इनके बारे में भी हम विस्तार से जानते हैं। पहला भेद स्थानवाचक। स्थान, अभी बताया कि शब्दों को तोड़ा करें और उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें तो सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। स्थानवाचक, स्थान आप जानते हैं, जगह का या स्थान का जो बोध करा रहा होगा, कुछ ऐसा ही होना चाहिए इसमें, है ना। बिल्कुल ठीक। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता के विषय में हमें बताएं, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं आपको उदाहरण देती हूँ तो आपको बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ,
माँ कहाँ गई, यहाँ पर कहाँ है ना, मैं पूछ रही हूँ कहाँ गई, गई मतलब क्रिया, और क्रिया के बारे में जो बता रहा है कहाँ, तो वो क्या हो गया, स्थान, है ना, कि किसी जगह पर ही हम बात बताना चाह रहे होंगे, भाई कहाँ गई माँ। ऐसे ही एक और उदाहरण ले लेते हैं। राधा अंदर बैठी है, बैठना क्या है, क्रिया, तो राधा कहाँ बैठी है, अंदर बैठी है। तो बैठने की उसने विशेषता बताई कि राधा अंदर बैठी है, और उसने स्थान के विषय में जानकारी दी, तो वो हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के समय संबंधी हमें विशेषता बताएं, उन्हें हम कालवाचक, काल का अर्थ ही होता है समय, है ना। जैसे मैंने प्रारंभ में एक पुराने वीडियो में उदाहरण दिया था कि मुझे मुंबई कल जाना था परंतु आज जाना पड़ा, तो काल, टाइम के बारे में बताया जा रहा है। अरे देखो रेलगाड़ी तो चलने ही वाली है, या फिर ओह घोड़ा अभी दौड़ने को है। तो इन सभी वाक्यों में जो भी मैं बोल रही हूँ उनमें हम समय के बारे में, काल के बारे में जान रहे हैं। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द हो सकते हैं, तुरंत, अभी, दिन भर। आजकल तो कुछ करने को बचा ही नहीं, पूरा दिन बच्चे टीवी के सामने बैठे रहते हैं। हर बार, कई बार, प्रतिदिन, ये सभी जो शब्द हैं ये काल सूचक शब्द हैं, तो इन्हें हम कालवाचक की श्रेणी में रखेंगे। चलिए तीसरा भेद है रीतिवाचक। अब यहाँ रीति का जो अर्थ है, इस शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। रीति का अर्थ है तरीका, विधि। तो जो शब्द क्रिया के होने की विधि, तरीका या रीति से संबंधित विशेषता का ज्ञान कराएं, उन्हें हम रीतिवाचक विशेषण कहेंगे। अब ये कौन से शब्द हो सकते हैं, उदाहरण के लिए शीघ्र, धीरे, तेज, अचानक, वैसे, कैसे, इसलिए। उदाहरण ले लेते हैं, शीघ्र चलो, विलंब मत करो। तो कैसे चलो, शीघ्र, है ना, तेजी से चलो, उसको बताई जा रही है विशेषता कि इस तरीके से आपको चलना है। या थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि राधा जोर से गिर पड़ी, तो कैसे गिरी, जोर से गिरी। धीरे बोलो, कैसे बोलो, धीरे बोलो। तो ये सभी जो उदाहरण हैं आपको स्पष्ट कर देते हैं कि रीति से हमारा तात्पर्य क्या है। अब हम अंतिम भेद पर आ जाते हैं जिसका नाम है परिमाणवाचक। ध्यान रखिएगा, परिणाम नहीं कहा, परिमाण कहा गया है। तो जो शब्द क्रिया के होने की मात्रा, परिमाण का तात्पर्य ही मात्रा या नाप तौल से हमेशा रहता है। तो जो शब्द क्रिया के होने की मात्रा संबंधी विशेषता बताएं, उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण के तौर पर अगर मैं शब्द लेना चाहूँ तो वो कौन से होंगे, बस, काफ़ी, थोड़ा, कम, ज़्यादा ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी, अत्यंत, किंचित, ज़रा, बस, ठीक, इतना, उतना। ये सभी शब्द जो हैं हमें उस जो क्रिया के होने की मात्रा से कहीं ना कहीं उसका बोध कराते हैं। अगर मैं वाक्य में आपको कोई उदाहरण दूं तो जैसे, अरे थोड़ा तो और लीजिए, धीरे धीरे मत बोलो, कैसे, धीरे धीरे,
इस वर्ष आम की फसल कितनी अधिक हुई। आज तो बहुत अधिक गर्मी है। तो कितनी गर्मी है? बहुत अधिक। अब मात्रा को नापें कि नहीं नापें, ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन हम उसकी मात्रा की ओर इशारा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आप सभी को क्रिया विशेषण की, क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं और उनके कितने भेद हैं? 4 भेद, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक एकदम स्पष्ट होंगे। आगे की वीडियोस में हम अव्यय के बाकी के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक धन्यवाद।